आपने कभी सोचा है कि एग्जाम में जो कॉपी आप लिख कर आए हो वो किस तरीके से चेक होती है, इसके साथ ही कैसे आपको नंबर दिए जाते हैं, कैसे आपको फेल या पास किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम में किस तरीके से कॉपी चेक होती है। इसके साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रो टिप्स के बारे में, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है और एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी RGPV यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। इसके साथ ही मैंने DAVV से अपना MBA कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने अपनी खुद की कॉपी भी देखी है और उसके आधार पर ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने DAVV यूनिवर्सिटी की कॉपी देखी है, उसके बाद ये वीडियो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और लिखने का सही तरीका आपको पता चले। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेन जो कॉपियां चेक होती है वो 3 आधार पर होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों की कॉपियां अलग अलग तरीके से चेक होती है और इन तीनों की कॉपियां चेक करने वाले टीचर का जो माइंडसेट होता है वो भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ से रिलेटेड कि मैथ से रिलेटेड जो कॉपियां चेक होती है वो किस टाइप से होती है। मतलब मैथ्स वाले जो टीचर होते हैं वो कैसे सोचते हैं और क्या वो फोकस करते हैं। तो उनका जो सबसे मेन फोकस होता है वो होता है आंसर पर। इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैथ से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपका है, जैसे कि आप अकाउंट से रिलेटेड हो, अकाउंट की एग्जाम आपने दी है, तो वहां आपको एक कॉमन चीज ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आपने पूरा क्वेश्चन सही से लिखा हो, एक एक चीज आपने मेंशन की हो, अच्छे से आपने फॉर्मूलेस यूज किए हो, सब कुछ A to Z आपने ऐड किया हो, लेकिन अगर आपका आंसर थोड़ा सा भी गलत रहा तो आपको उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये खुद मैंने मेरी आंखों से देखा है दोस्तों, खुद ने देखा है अपनी कॉपी को और उसी के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसलिए 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि अगर आप मैथ से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आप DAVV यूनिवर्सिटी में हो, RGPV यूनिवर्सिटी में हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि अगर आप अकाउंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हो जिसमें थोड़ा सा भी मैथ्स हो तो उसमें इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है वो 100% सही होना चाहिए। चाहे आपका क्वेश्चन में जो आपने प्रोसेस यूज किए, जो फॉर्मूले यूज किए वो थोड़े बहुत इधर उधर रहेंगे, तब भी आपको आंसर अगर सही है तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। मतलब 5 में से 3 या 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत है तो आपको 1 नंबर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1 नंबर आपके फॉर्मूले का मिल जाए, लेकिन वो कभी कभी होता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है टीचर के मूड और बिहेवियर पर, उनकी सोच पर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उसी पर डिपेंड करता है। या हो सकता है कि आपको 1 या 2 नंबर मिलने से आपको ग्रेस की वजह से पास हो जाओ, या आपको पास होने में 1 या 2 नंबर कम रहते हैं, उस कंडीशन में आपको शायद 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैथ्स के एग्जाम है या मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, लाइक अकाउंट्स है, तो उसमें आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको आंसर सही लिखकर आना है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट की। तो इनमें आपको कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलती है जो दोस्तों की वो है स्ट्रक्चर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड कोई सी एग्जाम में बैठे हो, लाइक आप फार्मास्यूटिकल्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें से किसी सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे कुछ कॉमन चीजें होती हैं। वो कॉमन चीजें क्या होती है, वहाँ पे फोकस किया जाता है आपकी हेड राइटिंग पर। पहला आपकी राइटिंग देखी जाती है और दूसरी आपकी हेडलाइन। आपने कौन कौन सी हेडलाइन ऐड की। हेडलाइन मतलब आपने कौन कौन से मेन टॉपिक वहाँ पे ऐड किए हैं। जैसे किसी एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में आपसे पूछा गया, बाई चांस हम एक मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक लिखने के बाद उसकी डेफिनेशन बनानी अलग से। एंटीबायोटिक के सामने जो आपने लिखा है वही चाहो तो आप डेफिनेशन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन मेनली 2 या 3 लाइन की ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको वहाँ पे हो सके अगर 90% जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसमें आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मेंशन कर सकते हो। आपको मैं एक और अच्छा उदाहरण दे देता हूँ दोस्तों, वंडर ऑफ साइंस। आप सबने 10th 12th पास की है, उसमें आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखने के लिए दिया जाता था। तो वहाँ पे कॉमन चीज क्या होती थी, आपको उसके 7 या 8 मेन टॉपिक लिखने होते थे और उसी के बाद उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे ऐड करनी होती थी। ये हम सभी ने किया है, मैंने भी वंडर ऑफ साइंस का निबंध अच्छे से लिखा है, आपने भी लिखा है। वहां हम किस चीज पर फोकस करते थे, पहला इंट्रोडक्शन और लास्ट का कैलकुलेशन।
इन दोनों टॉपिक के बीच में हम अदर टॉपिक ऐड कर देते हैं, जैसे साइंस क्या है, साइंस कैसे काम करता है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से, ये सारे टॉपिक हम उसमें ऐड करते थे इंग्लिश में। तो यही कॉमन चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। आपको मेन इंट्रोडक्शन का याद रखना है और लास्ट के कैलकुलेशन यानी मेन लास्ट जो प्रोसेस है उसका ध्यान रखना है। इसके बीच में आपको कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आप तालिका बनाकर लिखोगे अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर आपको ऐड करना है, कोशिश करना है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्ट्रक्चर बनाकर उसके इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो तो वो आपके लिए सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आपने स्ट्रक्चर बना दिया और इस आपका जो स्ट्रक्चर है वो 90% अगर सही रहा तो टीचर ये समझ जाते हैं कि आपने जो स्ट्रक्चर बना दिया मतलब आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपको पूरे नंबर दे देते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिले तो वहाँ पे जल्दी से आप सबसे पहले सब काम छोड़ो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन ऐड करो। दूसरी चीज दोस्तों, तालिका बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है वो स्पष्ट और साफ सुथरी दिखती है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको तालिका ऐड करनी है, स्ट्रक्चर ऐड करने और इसके साथ ही हेडलाइन भी मेंशन करनी है। हेडलाइन आप अलग अलग टाइप से बना सकते हो। हेडलाइन लिखना है, उसके आगे एरो लगाओ, थोड़ी सी गैप छोड़ दो, पैराग्राफ छोड़ दो थोड़ा सा। तो इससे क्या रहेगा दोस्तों कि आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। एक बात का और ध्यान रखना, आरजीवी यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें आपको पेज भी भरने होते हैं, लेकिन डीएवी यूनिवर्सिटी में आपको पेज भरने से मतलब नहीं है, उनको आपका सटीक आंसर से मतलब है। आप चाहे 10 पेज का आंसर लिखोगे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप 3 पेज का आंसर लिखो, लेकिन अच्छा लिखो, राइट लिखो और इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने पूछा है वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप उसमें दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस बात का कॉमन ध्यान रखना। और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो तो वहां भी आपको कॉमन बात याद रखनी है कि एक तो आपको पेज थोड़े मैक्सिमम आपको 20 पेज, मोर देन 20 पेज फिल करके आने हैं। इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो आपको वहाँ पे बता कर आना, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो आपसे पूछा जाता है वो सफिशिएंट उसी आधार पर दिया जाता है और उसको आपको कितने नंबर मिलने हैं वो उसी आधार पर डिसाइड होता है। मतलब आप अगर ये सोचो कि मुझसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं 10 पेज भर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आप मैक्सिमम 4 पेज भर कर आओगे तब भी वो सफिशिएंट है उस क्वेश्चन के लिए। आपको मेन ध्यान रखना है, तालिका बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, हेडलाइन का ध्यान रखना है। अब आज के वीडियो में मैं आपको सबसे बड़ी और प्रो टिप बता देता हूं दोस्तों। कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आपको पहली सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनानी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन ऐड करनी है, उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तालिका अगर बना सकते हो तो तालिका बनाकर लिखना है। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो तो वो भी करना है। आपको स्पष्ट लिखना है, दूर दूर लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना दूर भी मत लिख देना कि आपके जो पेज है वो बीच में खाली खाली दिखाई दे। आपको कॉमनली स्पीड से लिखना है। और इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जब भी किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो आपके अगर 5 क्वेश्चन है तो उनको टाइम में डिवाइड कर लो कि भैया एक क्वेश्चन को सिर्फ मैं 45 मिनट दूंगा या 30 मिनट दूंगा, तो बस उसको उतना ही टाइम दो। अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा और आप कोई अदर क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो इसलिए पहले टाइम में डिवाइड करो।